Good morning, student. I am Vanish Kumar. Today I am dealing the topic in research subject, that is the steps of research process overview. Under the research process overview, they are having two types: quantitative research process overview and qualitative research process overview. ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस करके भी अगर एग्जाम में आता है, ओवरव्यू करके भी आता है, तो ये दो टाइप्स में भी दे सकता है, क्वांटिटेटिव अलग, क्वालिटेटिव करके। तो आपको डिटेल से इसको मेंशन करना है, स्टेप्स बताना है, आप रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, वही चीज़ है रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू। अगर सिर्फ रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू देगा तो आपको दोनों को डिस्क्राइब करना है, या फिर अलग से क्वांटिटेटिव बता रहा है या क्वालिटेटिव क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है कि आपका रिसर्च का प्रोसेस स्टेप्स क्या है। वही चीज़ है रिसर्च प्रोसेस ओवरव्यू। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स ऑफ ओवरव्यू है वो डिपेंड होता है किस टाइप का है, क्वांटिटेटिव स्टडी है कि क्वालिटेटिव स्टडी है। ठीक है, जैसे कि क्वांटिटेटिव स्टडी आप जानते हो कि वो प्रॉब्लम बेस होता है, मतलब आपको कहीं से अगर कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। ये लेंदी होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसके स्टेप्स होंगे। क्वालिटेटिव जिसमें आप रियल बेस करते हो, लाइफ सिचुएशन के ऊपर करते हो और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये डीप स्टडी होता है लेकिन कम सैंपल में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव में लार्ज सैंपल होता है। क्लियर है, तो उसी हिसाब से इसके स्टेप्स होंगे। नाउ नेक्स्ट विथ स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, जो क्वांटिटी बेस्ड होता है, ठीक है, और प्रॉब्लम बेस्ड होता है। ठीक है, किसी चीज़ प्रॉब्लम को लेके हम करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले अपन को प्रॉब्लम रिसर्च करना है, फॉर्मेट करना है। ठीक है, जब स्टेप्स मैंने ये बताया है आप लोग एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में स्टेप्स फ्लो चार्ट बनाया है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि बड़ा मार्क्स का आता है और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि जैसे फर्स्ट स्टेप्स है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो आपको इसके आगे मेंशन करेगा किस टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, आप कहीं हॉस्पिटल में अगर आपको जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बच्चों को स्वाइन फ्लू के बारे में नहीं मालूम है, बीएससी नर्सिंग की फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, वो एक प्रॉब्लम है। हैंड वॉशिंग हॉस्पिटल में अगर अच्छे से नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो ये एक प्रॉब्लम है, उसके बेस में आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस टाइप का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एग्जाम्पल दे देगी। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, तो आपको कोई भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वो सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। उसी के हिसाब से नाउ प्रॉब्लम रिसर्च हो गया, आप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव आपको स्टडी का प्रोसेस बताएगा, आगे का ब्लूप्रिंट बताएगा, क्या क्या स्टेप्स है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो उसी हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो जो मैंने प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ाया है, वो आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में जो मैंने पढ़ाया है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट करते हैं, वो आप लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। सिर्फ हेडिंग लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसी हिसाब से रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका रिसर्च हो गया, ऑब्जेक्टिव बना लिए आप, तो उसी हिसाब से आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च करना है। सोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, जनरली आप बहुत सारे वेबसाइट है, नेट है, बुक्स से, ठीक है, किसी आर्टिकल से, जर्नल से, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस है। ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है, आफ्टर डेवलपिंग द कंसेप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, कंसेप्शन फ्रेमवर्क आपको क्वांटिटेटिव वाले में ही यूज़ करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हमारा जो स्टडी है उसमें एक फ्रेम, थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो फ्रेम है, उस अकॉर्डिंग जो फ्रेम रहता है उसमें हमको अपना जो स्टडी कर रहे हैं वो उसमें डालना पड़ता है। क्लियर है, जिससे अपन को एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि अपन को क्या करना है। जैसे प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, आप इंटरवेंशन दे रहे हो तो उसका एक फ्रेम बन जाता है। क्लियर है, और एक कंसेप्शन फ्रेमवर्क जिसमें हम थ्योरी को भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये थ्योरी बेनिफिट है कि नहीं। ठीक है, नर्सिंग में, ठीक है, नर्सिंग में करेक्ट है कि नहीं, है ना, ये कंसेप्शन फ्रेमवर्क है। तो कंसेप्शन फ्रेमवर्क के बारे में आप इस तरह से डिटेल लिख सकते हैं। नाउ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन, उसके बाद हम हाइपोथेसिस करेंगे, हम क्या क्या अपने स्टडी जो सेलेक्ट की है उसमें क्या कर सकते हैं। हाइपोथेसिस प्री डिटरमाइंड
आपका जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह डाल के प्रूव कर सकते हैं, वो होगा हाइपोथेसिस। और एजम्पशन क्या है, जो हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, एज्यूम करते हैं बस, ठीक है। तो वो सारे चीज़ें हैं, अपन को एक फ्रेम में बनाना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एजम्पशन, जो मैंने बताया है, आपको पढ़ाया था हाइपोथेसिस के बारे में, एजम्पशन के बारे में, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च अप्रोच एंड डिज़ाइन। उसके बाद हमको रिसर्च डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली आप किस टाइप का रिसर्च लिए हो, तो आपके में कौन से टाइप का रिसर्च डिज़ाइन सूट हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल सूट हो रहा है, नॉन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। उसके सब टाइप्स है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट रिसर्च, कौन सा आपका सूट हो रहा है वो आपको डालना है। तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? स्पेसिफाई द पॉपुलेशन। उसके बाद आपको पॉपुलेशन स्पेसिफाई करना है, आपको किस जगह से आप किस जगह से डाटा लेने वाले हो, ठीक है। हो सकता है आप स्कूल के, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स को ले रहे हो, किसी बैच को ले रहे हैं, ठीक है। वो पॉपुलेशन आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डेवलपिंग द टूल्स फॉर द डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन के पहले आपको क्वेश्चनर बनाने हैं डाटा कलेक्शन करने के लिए। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो जिस बारे में आपको नॉलेज देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कूल में आप जा रहे हो, किसी स्कूल में, और आपको हैंड वॉशिंग के बारे में या कुछ भी टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप डाटा कलेक्शन करेंगे। तो टूल्स बनाना है। नाउ एस्टेब्लिशिंग द एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग द एथिकल कंसिडरेशन मतलब आपको अब एथिकल प्लान करना है, रूल्स पॉलिसीज़ बनानी है। अगर आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं किसी सैंपल से, तो आपको क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है। किन लोगों को ले रहे हो, कैसे वाले स्टूडेंट को नहीं ले रहे हो, एक लिमिटेशन, ठीक है। वो रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसी आपको बनाना है। कंडक्टिंग द पायलट स्टडी, उसके बाद आपको पायलट स्टडी करना है, जिसमें से 5 से 6 स्टूडेंट्स या सैंपल लेके आप अलग से स्टडी करेंगे। स्मॉल स्टडी होता है, ठीक है। ये आपका टूल्स को क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं वो पता चलता है, ठीक है। करेक्ट है कि नहीं वो क्लियर होता है। उसके बाद फिर जब आपका रिलायबिलिटी सही आ रहा है, पायलट स्टडी में करेक्ट आ रहा है, तो फिर आप सैंपल सिलेक्शन करेंगे। सैंपल सिलेक्शन मतलब किसी स्कूल में ले रहे हो, तो कौन से बैच को ले रहे हो आप, 11 12, तो वो सैंपल सिलेक्शन करोगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। डाटा कलेक्शन के बारे में आपको कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो वो पूरा डिटेल्स लिखना है डाटा कलेक्शन का। प्रोडक्ट प्रिपेयरिंग द डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा कलेक्शन हो गया, अब एनालिसिस करना है। उसके पहले हम उनको डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते, प्रिपेयर करेंगे किस तरह करते हैं, ठीक है। जितने भी डाटा लिए हैं हम उसके नाम से नहीं करते हैं, सबको कोडिंग देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। और एक मास्टर शीट में हम सबके स्कोर को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। क्लियर है? या फिर एक्सेल में हम करते हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। प्रिपेयरिंग फॉर डाटा एनालिसिस, आफ्टर दैट एनालिसिस द इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम ग्राफ में, पाई ग्राफ में मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट डिसमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है। जो भी रिजल्ट आया है, आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट हो गया है। अब इस रिसर्च को जब हम पब्लिश करते हैं किसी जर्नल में, ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में, ठीक है, बुक्स में, ठीक है, तो वो होगा आपका डिसमिनेटिंग, मतलब आपका जो भी आप नॉलेज लिए हो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च ओवरव्यू रिसर्च प्रोसेस में आएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। जैसे पहले का किए थे सेम वैसे रहेगा, लेकिन ये क्वालिटेटिव मतलब अपन लोग लाइव सिचुएशन के ऊपर कर रहे हैं, तो कुछ कुछ स्टेप्स इसमें नहीं रहते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐड हो जाते हैं, वही चीज़ें हैं। तो फर्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम एरिया, ठीक है। आप लाइव सिचुएशन के ऊपर कर रहे हो क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इसीलिए आपको एरिया आइडेंटिफाई करना है, किस एरिया पे आप कर रहे हो सकता है एलसीयू में आप कर रहे हो, तो वहाँ के प्रॉब्लम्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स ले लिए, फॉर्मुलेट द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसको ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, क्योंकि लाइव सिचुएशन क्या है, तो ऑब्जेक्टिव भी उसी हिसाब से
ब्रॉड रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे पहले वाले में बताया उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। आफ्टर दैट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको कहाँ से मिलेगा? लाइफ सिचुएशन के ऊपर कर रहे हैं, आईसीयू के, फॉर एग्जांपल आईसीयू या ऑर्थो वार्ड में भी कर रहे हो तो ऑर्थो वार्ड में जाके आपको वहाँ से रिव्यू ऑफ लिटरेचर सोर्सेज निकालोगे, वहाँ से पूछोगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वुंड हीलिंग नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, केयर होता है कि नहीं, ऐसा चीज़ सारा चीज़ वहाँ के सोर्सेज ज़्यादा लेंगे। उसके बाद आप बुक्स भी ले सकते हो, जनरल से रिव्यू भी सोर्सेज ले सकते हैं। क्लियर है? तो मेन आपको लाइफ सिचुएशन, फॉर एग्जांपल लाइफ सिचुएशन जैसे कोविड-19 अभी फैला हुआ है, किसी हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा है तो वहाँ के पेशेंट के पास जाके आप ज़्यादा सोर्सेज लेंगे। क्लियर है? एंट्री द रिसर्च सेटिंग, उसके बाद आप सेटिंग रिसर्च सेटिंग बनाएंगे, क्योंकि लाइव सिचुएशन के ऊपर कर रहे हैं तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है आगे। ठीक है, तो उसके बाद रिसर्च सेटिंग आप वो बनाएंगे। देन सेलेक्ट द अप्रोच डिजाइन, उसके बाद आप क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, क्योंकि क्वालिटेटिव है इसलिए उसी हिसाब से आपको करना है। तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड सेलेक्ट द स्मॉल, क्योंकि डीप स्टडी हम करते हैं इसीलिए अपन को स्मॉल सैंपल लेना है, जबकि क्वांटिटेटिव में ज़्यादा सैंपल ले सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में स्मॉल सैंपल लेंगे तभी हमारा रिसर्च उतना बेनिफिट होगा और अच्छा रिजल्ट। नाउ एस्टेब्लिश द एथिकल कंसिडरेशन। ठीक है, उसके पहले डाटा कलेक्शन के पहले अपन को अपना जो एथिकल है, कंसेंट है, जब भी हम लेना चाह रहे हैं किसी पेशेंट से ले रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसके पहले अपन को जितने भी एथिकल इश्यूज हैं, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम एथिकल बने हुए हैं रिसर्च करने के पहले, उसको अपन को फॉलो करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द प्लान टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद प्लान करना है, टूल्स मेक करना है, क्वेश्चन बनाना है, किसके बारे में आप कर रहे हो सकता है हैंड वॉशिंग के बारे में आप कर रहे हैं तो हैंड वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप पेशेंट के पास जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। देन ऑर्गेनाइज द डाटा फॉर एनालाइज। ठीक है, वही प्रिपेयर फॉर डाटा है, उसके बाद एनालाइज, डाटा कलेक्शन के बाद आपको मास्टर शीट में या फिर शीट में बाय कोडिंग आपको मेंशन करना है पूरे एनालिसिस को। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी अभी तक स्टडी किए हैं उसको फॉर्मूला में डाल के उसके रिजल्ट को निकालते हैं और उसको पाई डायग्राम और डायग्राम से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? एंड लास्ट इज डिसिप्लिनिंग, तो जो भी रिजल्ट आया है उसको हम थ्रू द जर्नल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर के थ्रू हम उसको क्या पब्लिश करते हैं, ताकि ये जो सोर्स अपन को मिले, नॉलेज मिले है, सबको ये पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टेप्स आप ओवरव्यू में आएंगे। ठीक है, तो कोई हार्ड नहीं है, इजी है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए हेडिंग याद करके उसके अंदर में आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है। क्लियर है? मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन की हूँ, लेकिन आपको डिटेल इसको मेंशन करना है। क्लियर है? तो में ये सब टॉपिक्स भी हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी जनरली जो रिसर्च में यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। बेसिक रिसर्च टर्म्स, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, जो कि रिसर्च जब आप रिसर्च कंप्लीट करोगे उसके सबसे फ्रंट में रहता है, इट इज़ ए क्लियर कंसाइज समरी दैट कम्युनिकेट द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी इन द रिसर्च जर्नल। इट इज़ लोकेटेड इन बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल। जो भी आप रिसर्च करोगे, आर्टिकल्स बनाओगे, उसके सबसे फ्रंट में रहता है कंसाइज समरी, रहता है पूरे स्टडी का। ठीक है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। डाटा, डाटा आप जाते हैं यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक फैक्ट, फिगर, जनरल मटेरियल, एविडेंस और नॉलेज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो जो भी आप डाटा उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, चाहे स्टैटिस्टिक ले रहे हो, थ्योरिकल और ओरल भी, वो कहलाएगा आपका डाटा। Operational definition: the way by which the research clarify the define the variables under the investigation। जो भी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसके हर एक वर्ड को हम डिफाइन करते हैं, क्लियर। ठीक है, एक एक वर्ड को, तो वो होगा ऑपरेशनल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आपके स्टडी में उसका क्या डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, स्टडी टू असेस द नॉलेज रिगार्डिंग स्वाइन फ्लू स्टाफ नर्स वर्किंग इन हॉस्पिटल। तो आपका स्टडी को डिफाइन करना है, एसेस को डिफाइन करना है, नॉलेज को आपके स्टडी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। ठीक है, स्वाइन फ्लू क्या होता है वो उसको डिफाइन करना है, स्टाफ नर्स है ना हॉस्पिटल। ठीक है, तो इनको आपको डिटेल से डिफाइन करना है, वो कहलाएगा आपका ऑपरेशनल।
Concept is a word picture, mental idea of the phenomena. Concept or word to terms that symbolize some aspect of reality and theoretical meaning. Concept का मीनिंग होता है जब भी हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर है हो रहा है और किस पिक्चर से वो आपको समझ में आ रहा है, तो वही चीज़ है कॉन्सेप्ट। आपको बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर, इसका मीनिंग समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, तो हम लोग को समझ में आता है स्ट्रेस में इसका फेशियल एक्सप्रेशन सामने वाले का कैसा रहेगा और पेन में कैसा रहेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा कॉन्सेप्ट। नाउ कंसेप्शन फ्रेमवर्क। कंसेप्शन फ्रेमवर्क क्या होता है? इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्शन दैट आर assembled together in some rational scheme virtue of the relevance common them theme and sometimes referred to conception framework is based on the concept of existing theory and theory. फॉर एग्जाम्पल रॉय डर्सन थ्योरी, ठीक है। कंसेप्शन फ्रेमवर्क इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, अपना एक फ्रेमवर्क होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें हम अपने रिसर्च को उसमें पुट करते हैं, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, इंटरवेंशन, फिर फीडबैक क्या आ रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी होता है। फॉर एग्जांपल रॉय एडप्सन थ्योरी है, ओरम्स थ्योरी। आपकी स्टडी में कौन सा फिट हो रहा है ये आपको सेलेक्ट करना है। हेल्थ प्रमोशन मॉडल, ठीक है, मोस्ट ऑफ जनरल सिस्टम मॉडल, ठीक है, ये जनरली यूज करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क है। क्लियर है? Limitation, restriction in a study that may decrease the credibility and generalizability of the research findings. Limitation मतलब आपके स्टडी में किन किन लोगों को आप नहीं रख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो GNM थर्ड ईयर के बच्चों को, ठीक है, और आप लेकिन आप PBBSc के बच्चों को नहीं कर रहे हैं, मतलब वो लिमिटेशन है आपकी स्टडी में, ये लिमिटेशन है, सिर्फ GNM थर्ड ईयर के में करना है आपको। क्लियर है? तो वो लिमिटेशन। मैनिपुलेशन, इससे पहले भी मैनिपुलेशन का मैंने आपको बताया है। एन इंटरवेंशन ट्रीटमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्च इन एक्सपेरिमेंटल एंड क्वाशी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है, जिसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इंटरवेंशन दे रहे हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो कहलाएगा मैनिपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कॉज द लंग कैंसर, ठीक है, अगर स्मोकिंग हम करने नहीं देंगे तो पेशेंट को लंग कैंसर नहीं होगा, तो वो कहलाएगा हम उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं स्मोकिंग को। क्लियर है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू असिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ द डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्लियर है, तो वो कहलाएगा मैनिपुलेशन। Population, the entire set of individual or object having some common characteristics selected for the research study, ठीक है, वो पॉपुलेशन जहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के लोग रहेंगे वो पूरा पॉपुलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ICU के सारे जो पेशेंट एडमिट है वो आपका पूरे पॉपुलेशन कहलाएगा, जो सेम करेक्टरिस्टिक है, मतलब एक ही ICU में सीरियस पेशेंट है पूरे, ठीक है, वो पॉपुलेशन कहलाएगा। द पेशेंट एडमिटेड इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसपे टारगेट पॉपुलेशन जो आपका, फॉर एग्जांपल आपको हेड इंजरी वाले पेशेंट चाहिए, है ना, तो हेड इंजरी आप वाले पेशेंट है टारगेट, और एसेसिबल पॉपुलेशन मतलब जो उस जब आपके स्टडी के टाइम पे जो अवेलेबल रहते हैं वो एसेसिबल पॉपुलेशन, ठीक है। टारगेट पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल कोई भी एक करेक्टरिस्टिक आपको चाहिए, हेड इंजरी वाले हैं, ठीक है, तो वो टारगेट आपका टारगेट है, वो वाले पूरे ICU के लोगों को नहीं सेलेक्ट करना है, आप एक टारगेट, चाहे वो हेड इंजरी हो, चाहे हो सकता है आप रिसर्च कर रहे हो राइस ट्यूब के बारे में, तो किसी जो पेशेंट राइस ट्यूब लगा है उनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो टारगेट हो जाएंगे एसेसिबल जो आपके स्टडी के टाइम में अवेलेबल है। क्लियर है? रिसर्च स्टडी सेटिंग, द रिसर्च स्टडी इन लोकेशन विद द रिसर्च इज कंडक्टेड। लोकेशन फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल ICU के पॉपुलेशन को ले रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल कहाँ पर है, तो वो सेटिंग कहलाएगा, ठीक है। हो सकता है मेघारा हॉस्पिटल है आपका, तो वो आपका सेटिंग, रिसर्च सेटिंग। सैंपल, सैंपल क्या होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ सबसेट पॉपुलेशन सेलेक्टेड इन पार्टिसिपेट इन द रिसर्च स्टडी। सैंपल आपके सब्जेक्ट, ठीक है, जिनसे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो कहलाएगा सैंपल, ठीक है। नाउ सैम्पलिंग, जब जब हम सैंपल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो कंडीशन कहलाएगा सैम्पलिंग, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पलिंग फॉर टारगेट पॉपुलेशन प्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन, तो वो कहलाएगा सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, द सिलेक्शन ऑफ द सैंपल सब्जेक्ट यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग द रैंडम प्रोसेस। रैंडम
सैम्पलिंग मतलब आप आईसीयू के पॉपुलेशन है आपका, और आप आईसीयू के किसी भी पेशेंट को, आप पूरे पेशेंट को रैंडम वाइज सीरियल नंबर 1 2 3 बेड से आपको कंटिन्यू लेते जा रहे हो, वो प्रोबेबिलिटी सैंपल है। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मतलब हेड इंजरी पर्टिकुलरली आप छाट छाट के किसी की सेलेक्ट कर करके ले रहे हो। ठीक है। हेड इंजरी वाले को ले रहे हो, बेड नंबर 2, बेड नंबर 5, बेड नंबर 6, ऐसे लोगों को आप ले रहे हो। ठीक है। वो नॉन रैंडम है। रैंडम मतलब कंटिन्यू सारे को आप सीरियल वाइज ले रहे हो, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है। नॉन प्रोबेबिलिटी आप जिसमें द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इन सब्जेक्ट यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग द नॉन रैंडम प्रोसीजर, मतलब बीच बीच से किसी किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है। Now reliability, the degree of consistency, accuracy which the instrument measure the attribute in the design and measure. Reliability, हम reliability कब निकालते हैं? जब पायलट स्टडी करते हैं हम स्मॉल अमाउंट में, जब स्मॉल सैंपल से हम स्टडी करते हैं, उसको पायलट स्टडी करते हैं, और उस सैंपल से हम उसका रिलायबिलिटी निकालते हैं और टेस्ट करते हैं कि आपका टूल्स करेक्ट है कि नहीं, आपका स्टडी आगे जाके करेक्ट होगा नहीं कि नहीं। ठीक है। तो ये रिलायबिलिटी, validity, the degree to which the instrument measure which is intended to measure. ठीक है। वैलिडिटी में हम बहुत सारे एक्सपर्ट से अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी हम वैलिडेट कराते हैं, चेक करवाते हैं कि ये क्वेश्चन करेक्ट, टूल्स करेक्ट है कि नहीं, हमारा जो मैटर हमने रिव्यू बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं, तो वो कहलाएगा वैलिडिटी। पायलट स्टडी, इससे पहले बताइए, द स्टडी कैरी आउट एंड द प्लानिंग फेज ऑफ द रिसर्च ऑर्डर टू एक्सप्लोर द टेस्ट रिसर्च एलिमेंट, मेक द रेलिवेंट मॉडिफिकेशन रिसर्च टूल्स एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है। अगर आपको लग रहा है पायलट स्टडी में ही पता चल जाता है कि आपका टूल्स कैसा है, ठीक है, उसमें मेथोडोलॉजी और टूल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है। तब हम मेन स्टडी। नाउ एनालिसिस, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, supporting scrutinizing the data such as this research question can be answered and meaningful interference can be drawn। ठीक है। एनालिसिस में हम वही पूरे जितने भी डाटा लिए हैं वो सबका हम एक साथ असेंबल करके उसको हम उसका रिजल्ट निकालते हैं फॉर्मूला के थ्रू, और डायग्राम, पाई डायग्राम, ठीक है, वो सब के थ्रू हम उसको प्रेजेंट करते हैं, वो कहलाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट इज ए वेरिएबल्स, एजम्पशन, हाइपोथेसिस, रिव्यू लिटरेचर, ऑलरेडी ये ले चुके हैं। ठीक है। ये क्लास बड़े बड़े हैं तो इसको डिटेल से आपको अगर आता है अलग से तो एक्सप्लेन करना है। ठीक है। वेरिएबल जैसे कि आप कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसमें दो टाइप के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है। एजम्पशन क्या होता है? एजम्पशन जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, एज्यूम करते हैं। हाइपोथेसिस ए प्री डिटरमाइन प्रेडिक्शन है जिसको हमको प्रूव करते हैं, तो हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल से लिखना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जिससे सोर्सेस, ठीक है, कहाँ कहाँ से सोर्सेस हम लेते हैं, वो सारी को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। व्हाट कम्स अंडर द स्टेप्स ऑफ ओवरव्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस। अगर आपको कुछ इसमें डाउट होगा तो आप फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।